Hello future nursing officer, welcome back to my channel Nursing Officer Elite Academy. Today we are starting our child health nursing most expected MCQ series. If you are preparing for OSSC, AIMS NURSET, ESIC or any nursing officer exam, this is the class for you. So don't miss even a single question. So before going to question number 1, मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ. Read the question carefully, think about your answer and then compare it with the explanation. This approach will improve both your speed and accuracy in the actual exam. ठीक है, तो मैं जैसे बोला वैसे ही आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है. ठीक है. So our first question is tetralogy of Fallot is characterized by all of the following except ऑप्शन ए वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन बी पल्मोनरी स्टेनोसिस, ऑप्शन सी ओवरराइडिंग आओर्टा, ऑप्शन डी पैटेंट डक्टस आर्टेरियोसस. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके साथ इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुपा हुआ है. ठीक है, तो अच्छे से सोच के आंसर दीजिए. तो इसका सही आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पैटेंट डक्टस आर्टेरियोसस. ठीक है, तो हम पहले समझ जाते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलट है क्या. जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, टेट्रा मीन्स 4. ठीक है, तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलट कंसिस्ट ऑफ 4 डिफेक्ट. ठीक है, और उसको हम कैसे याद रखेंगे? एक निमोनिक है, PROV स्मॉल e. ठीक है, तो आप इसको इसमें ही ये PROV में ही आपका सब कुछ शुरू होगा, लेकिन याद रखने के लिए इसको प्रूफ बोल देंगे. ठीक है, निमोनिक हो गया प्रूफ. तो P में हमारा क्या होगा? पल्मोनरी स्टेनोसिस. ठीक है, R में हमारा क्या होगा? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी. ठीक है, देन O में क्या होगा? ओवरराइडिंग ऑफ आउटा. ठीक है, एंड V में क्या होगा? दैट इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. तो कौन सा नहीं है? पैटेंट डक्टस आर्टेरियोसस. तो ये कंसेप्ट को हम थोड़ा समझ जाते हैं. तो हम समझ गए 4 कंपोनेंट क्या है, लेकिन कंसेप्ट को अभी थोड़ा समझ जाते हैं. जैसे मैं पहले आपको बताया कि यहाँ पे P में हमारा क्या है? पल्मोनरी स्टेनोसिस. तो स्टेनोसिस का क्या मतलब है? नैरो हो जाएगा हमारा पल्मोनरी आर्टेरी. ठीक है, एक पिक्चर के थ्रू थोड़ा समझ जाते हैं. ये देखो मेजर डिफेक्ट में 4 नाम लिखा हुआ है. ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टेरी हमारा हो गया ये वाला, जो कि पल्मोनरी आर्टेरी में हमारा क्या होता है? राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी. तो हम थोड़ा नॉर्मल कंसेप्ट को समझ जाते हैं. जैसे कि यहाँ पे रह गया हमारा सुपीरियर वेना कावा, यहाँ पे रह गया हमारा इंफीरियर वेना कावा. तो सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से क्या होगा? हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले राइट एट्रियम को आता है, उसके बाद ट्राइकोस्पिड भाल्व देके कहाँ जाएगा? ट्राइकोस्पिड भाल्व देके राइट वेंट्रिकल जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी देके लंग्स को जाएगा. यहाँ पे हमारा लंग्स रह गया. ठीक है, फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन देके ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे गैस एक्सचेंज हो गया, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम आएगा, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा, फिर आउटा देके वो बॉडी में जाएगा. ये हो गया हमारा नॉर्मल कंसेप्ट. लेकिन टेट्रालॉजी ऑफ फैलट में क्या होता है? जैसे हम देख पा रहे हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है. मतलब ये जो पल्मोनरी आर्टरी जो कि राइट वेंट्रिकल से जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, वो नैरो हो गया. ठीक है, आ रहा है समझ में? तो जब नैरो हो जाएगा, लेस ब्लड गोज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स. ये नैरो हो गया. पाइप मोटा होने से जितना पानी जाएगा, पतला होने से कम पानी जाएगा. ठीक है, आ रहा है समझ में ना? तो कम पानी गया फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स. ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी. ये कंडीशन देखते हैं, इसमें क्या होगा? तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में हमारा ये जो राइट वेंट्रिकल है वो थिक हो गया. ठीक है, थिक होने से ये क्यों थिक हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल क्यों थिक हो जाएगा? बिकॉज इट हैज टू पंप अगेंस्ट द नैरोड भाल्व. ठीक है, देन कम्स टू ओवरराइडिंग ऑफ आउटा. ठीक है, आउटा में आउटा देखो दोनों वेंट्रिकल में पोजीशन हो गया. ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ही ओनली आउटा जाता है, लेकिन ये कंडीशन में राइट वेंट्रिकल में भी है, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी है. तो ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड दोनों मिलके है. ऑक्सीजन रिच प्लस ऑक्सीजन पुअर ब्लड दोनों ही आउटा लेके जा रहा है लंग्स को. ठीक है, और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में किया है. सेप्टल का मतलब जो 2 वेंट्रिकल के अंदर जो दीवार है, ठीक है, ये डिफेक्ट हो गया है. तो क्या होगा कि ब्लड ये होल के अंदर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड मिल जाएंगे. ठीक है, तो हमारा क्या होगा कि जितना मतलब हार्ट से बहुत कम ब्लड लंग्स को पहुंचेगा. ठीक है, एंड मिक्स्ड ब्लड डायरेक्टली हमारा ब्लड को जाएगा. तो लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हमारा बॉडी को जाएगा, वो क्या कॉज करेगा? साइनोसिस. साइनोसिस का क्या मतलब है? ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ स्किन, नेल.
ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सैनोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज आता है, हर टाइम क्वेश्चन आता है, ठीक है, टेट स्पेल, ये उसका एक सिम्टम है। ठीक है, टेट, टीईटी, टेट स्पेल। टेट स्पेल का क्या है, जब बेबी क्राई करेगा कि उसको खाना चाहिए, कि एक्सरसाइज करेगा, इवन मोर अमाउंट मतलब मोर लेस ब्लड रीच द लंग्स, सो हमारा ऑक्सीजन और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेट स्पेल के अंदर, टेट स्पेल को और भी क्या बोलते हैं, सैनोटिक स्पेल। ठीक है, तो इस टाइम में हम बच्चे को क्या देते हैं, कौन सा पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन। ठीक है, तो आशा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। So next comes to question number 2. At what age does a normal infant's birth weight usually double? Option A 3 month, option B 5 month, option C 9 month, option D 12 month. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज 5 मंथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक इन्फांट का जो बार्थ वेट है वो कितने एज में यूजुअली डबल होता है। ठीक है, तो एक नॉर्मल इन्फांट का बार्थ वेट कितना है, 2.5 kg टू 3.5 kg। ठीक है, तो आपका डबल होगा कब, 5 मंथ में, ट्रिपल होगा कब, 1 ईयर में। ठीक है, और क्वाड्रिपल होगा कब, मतलब 4 टाइम्स, क्वाड्रिपल मतलब 4 टाइम्स कब होगा, 2 ईयर में। 5 टाइम्स कब होगा, 3 ईयर में। और 10 टाइम्स आपका कब होगा, 10 ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द एवरेज हेड सर्कमफेरेंस ऑफ ए फुल टर्म न्यूबॉर्न एट बर्थ? ऑप्शन ए 28 to 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 to 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 33 to 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 36 to 38 सेंटीमीटर। ये हमारा वेट हो गया, हाइट हो गया, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, ये सबसे मतलब पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से ही हमारा हर टाइम क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, अच्छे से इसको याद रखना है और समझना भी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी 33 to 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे और एक भी पूछ सकता है, हेड सर्कमफेरेंस ना पूछ के अगर नॉर्मल मतलब एवरेज चेस्ट सर्कमफेरेंस आपका पूछ लिया तो कितना होगा, 3 सेंटीमीटर लेस देन द हेड सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो कितना है, 30 से 3 कम कर दो, 35 से 3 कम कर दो, दैट इज 33। तो 30 to 33 सेंटीमीटर और 30 to 32 सेंटीमीटर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट और भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा एज में हमारा हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस सेम हो जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, एट 1 ईयर आवर हेड सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू चेस्ट सर्कमफेरेंस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4. Which part of breast milk mainly satisfies the baby's thirst? A. hind milk, B. colostrum, C. foremilk, D. transitional milk. बहुत सारा स्टूडेंट्स को आंसर पता होता है लेकिन कंफ्यूज होके कर देते हैं, इसलिए ऑप्शन को देखकर कंफ्यूज मत होना। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज foremilk। ठीक है, तो ये ब्रेस्ट मिल्क को भी थोड़ा समझ जाते हैं। ब्रेस्ट मिल्क नॉर्मली हमारा पहला स्टेज में जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रॉम। ठीक है, ये बेबी बर्थ के 2 to 4 डेज तक मदर्स वेस्ट निकलता है। ठीक है, कोलोस्ट्रॉम का अदर नेम क्या है, लिक्विड गोल्ड। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, लिक्विड गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, बेबीज फास्ट वैक्सीन, क्योंकि ये एंटीबॉडी देता है बेबी को। ठीक है, एंड दिस कोलोस्ट्रॉम इज रिच इन IgA। तो हर कंसेप्ट में एक ना एक हमारा क्वेश्चन छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हो गया हमारा पहला स्टेज। देन कम्स टू सेकेंड स्टेज, दैट इज ट्रांजिशनल मिल्क। ट्रांजिशनल मिल्क, ठीक है, तो कोलोस्ट्रॉम हमारा 2 to 4 डेज तक आया, उसके बाद 5 to 14 डेज तक हमारा ट्रांजिशनल मिल्क आएगा। उसमें हमारा ज्यादा फैट रहेगा, मोर फैट एंड लैक्टोज। ठीक है, लेकिन ज्यादा फैट रह गया लेकिन डिक्रीज हो जाएगा हमारा प्रोटीन का अमाउंट एंड कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट। ठीक है, ये सेकेंड पे चला गया। थर्ड में हमारा क्या आएगा, मैच्योर मिल्क। ठीक है, तो मैच्योर मिल्क कब आएगा, ये तो 14 डेज तक गया, ये आफ्टर 2 वीक आएगा। तो हमारा मैच्योर मिल्क को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक हो गया हमारा फोर मिल्क, एक हो गया हमारा हाइंड मिल्क। ठीक है, तो
फोर मिल्क, जैसे कि हम समझ पा रहे हैं वर्ड से ही, फोर मतलब पहले आता है, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ फीड में हमारा क्या मिलता है, फोर मिल्क, बिगिनिंग ऑफ फीड। तो बिगिनिंग ऑफ फीड में मिलता है तो ये हमारा थोड़ा वाटरी होगा, रिच इन वाटर, ठीक है। तो अगर वाटरी है तो फोर मिल्क हमारा क्या डेवलप करेगा, ये हमारा थर्स्ट नीड को मेंटेन करेगा, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और हमारा जो हाइंड मिल्क है वो एंड में आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। हाइंड मिल्क हमारा एंड में आएगा और इसमें फैट ज्यादा होगा एंड कैलोरी रिच होगा, ठीक है। और ये बेबी के हंगर थर्स्ट को मेंटेन करेगा, ठीक है। हंगर नीड को मेंटेन करेगा कौन, हमारा हाइंड मिल्क, ठीक है। आशा है आपको सारा ये ब्रेस्ट मिल्क का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is not a contraindication to breastfeeding? ऑप्शन ए रेडियोथेरेपी, ऑप्शन बी एर्गोट अल्कालॉइड थेरेपी, ऑप्शन सी एंटीमेटाबोलाइट ड्रग्स, ऑप्शन डी आयरन थेरेपी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी आयरन थेरेपी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन टू ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब हम ब्रेस्ट फीडिंग कहाँ पे दे सकते हैं, नॉट ए कंट्राइंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन मतलब नहीं देना है, लेकिन नॉट लग गया मतलब देना है, कहाँ पे हम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्राइंडिकेशन क्या क्या है वो थोड़ा याद रख लेते हैं। कंट्राइंडिकेशन में हमारा क्या क्या आएगा, दैट इज रियल, REAL, ठीक है। तो आर में हो गया हमारा रेडियोथेरेपी, में हमारा हो गया एर्गोट अल्कालॉइड थेरेपी, ए में हो गया हमारा एंटी मेटाबोलाइट थेरेपी और एल में हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज लिथियम थेरेपी, ठीक है। तो ये क्यों हम नहीं दे सकते हैं, ये तीनों हमारा पास करता है टू ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। मान लो कि एक मदर जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी तो वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पास हो जाएगा हमारा ब्रेस्ट मिल्क को। तो क्या होगा, इन्फेंट में ऑब्जर्व दैट रेडिएशन व्हिच कैन डैमेज द ग्रोइंग टिश्यू, थायराइड ग्लैंड, ऐसे डेंजर, मतलब उसको नुकसान पहुंचा सकता है हमारा इन्फेंट को, ठीक है। तो ये कंट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। और अल्कालॉइड थेरेपी में भी हमारा जो एर्गोट अल्कालॉइड है वो प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो डिक्रीज अगर हो गया हमारा प्रोलैक्टिन सिक्रीशन मतलब मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा अगर ब्रेस्ट मिल्क को पास हो गया तो इन्फेंट को डेंजर पहुंच सकता है। और एंटी मेटाबोलाइट ड्रग मतलब हमारा जो एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है, मतलब केमोथेरेपी ड्रग जो है, तो ये भी कंट्राइंडिकेटेड है। लेकिन अगर आयरन हमारा थोड़ा थोड़ा भी जाएगा, आयरन टैबलेट और आयरन इंजेक्शन अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की आफ्टर डिलीवरी अगर वेरी स्मॉल अमाउंट भी जाएगा तो भी ये बेबी को कुछ हार्म नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉट ए कंट्राइंडिकेशन, समझ में आ गया। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6, what is the recommended distance between a phototherapy unit and a newborn baby? ऑप्शन ए 10 to 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 to 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 30 to 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 60 to 75 सेंटीमीटर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे से इसको देख के, इसको समझ के इसका आंसर करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी 30 to 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा समझ जाते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन ए फोटोथेरेपी यूनिट एंड ए न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। तो फोटोथेरेपी यूनिट का मतलब क्या है, जो नियोनेटल जंडिस होता है, बच्चे को जो जंडिस होता है नियोनेटल पीरियड में, उसको कम करने के लिए हमारा फोटोथेरेपी दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें बेबी के स्किन को एक रिकमेंडेड डिस्टेंस में रखना चाहिए फ्रॉम द फोटोथेरेपी यूनिट, ठीक है। तो वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 30 to 45 सेंटीमीटर। अगर इंच में पूछे तो 12 to 18 इंच, ठीक है। तो ये फोटोथेरेपी है क्या, ठीक है। तो फोटोथेरेपी में हमारा कौन सा लाइट यूज होता है, ब्लू लाइट, जो कि अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और ये यूरिन एंड स्टूल में एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। ब्लू लाइट लगा हुआ रहता है, उसका वेवलेंथ कितना है, 462 490 नैनोमीटर, ठीक है। फोटोथेरेपी हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना है, इसको भी हम एक निमोनिक के थ्रू याद रखेंगे। फोटो निमोनिक हो गया हमारा फोटो, पी में क्या हो गया, प्रोटेक्ट आइज,
मतलब बच्चे की आई को आईपैड में कवर कर देना चाहिए। एडिक्वेट हाइड्रेशन देना चाहिए, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, नहीं तो हमारा एक्सप्रेस ब्रेस्ट फीडिंग जो होगा वो पिलाना है बच्चे को। ओ में ओनली डाइपर ऑन, मतलब उसको मिनिमाइज क्लथिंग में रखना है, पूरा बेयर रखना है, बस डाइपर पहनाने से चलेगा, ठीक है। टेम्परेचर मॉनिटर करना है। एंड ऑब्जर्व, ओ में क्या आ जाएगा हमारा, ऑब्जर्व बिलीरुबिन, यूरिन एंड स्टूल, ठीक है। तो ये फोटोथेरेपी का थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी इन न्यूबॉर्न? ऑप्शन ए हाइपोथर्मिया, ऑप्शन बी ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन सी कंजेनिटल हार्ट डिजीज, ऑप्शन डी क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। तो ये क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो फोटोथेरेपी का कॉम्प्लिकेशन क्या है, ठीक है। तो ब्रोंज बेबी सिंड्रोम क्या है, ठीक है। तो ब्रोंज बेबी सिंड्रोम इट इज ए रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी, मतलब बहुत कम बच्चों में होता है। तो इसमें क्या होता है, न्यूबॉर्न का जो स्किन है, न्यूबॉर्न स्किन, यूरिन एंड समटाइम्स सीरम ऑल्सो बिकम ब्रोंज इन कलर, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, ठीक है। ब्रोंज हो जाएगा और ग्रेस ब्राउन भी हो सकता है, ठीक है, ग्रेस ब्राउन इन कलर, ठीक है। तो ये क्यों होता है, नॉर्मली हम फोटोथेरेपी किसको देते हैं और फोटोथेरेपी करता क्या है, ठीक है। फोटोथेरेपी नॉर्मली हमारा यूज टू ट्रीट अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन मतलब ये इनडायरेक्ट बिलीरुबिन को वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जैसे हम पहला क्वेश्चन में डिस्कस किए। लेकिन अगर बेबी का कंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया होगा, कंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया मतलब उसके जो ब्लड है उसमें कंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है उसका अमाउंट ज़्यादा होगा, तो उसमें फोटोथेरेपी इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो उसमें फोटोथेरेपी का इफेक्ट उतना नहीं होगा और उसमें एक्यूमुलेशन हो जाएगा हमारा पिगमेंट, ठीक है। एक्यूमुलेशन हो जाएगा पिगमेंट जो कि ब्रोंज डिस्कलरेशन कर देगा, तो उसमें से हमारा बेबी जो है उसको ब्रोंज बेबी सिंड्रोम होगा, ठीक है। आ गया समझ में। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8, द APGAR स्कोर शुड बी असेस्ड एट व्हिच टाइम्स आफ्टर बार्थ? 1 मिनट एंड 5 मिनट, एट बार्थ एंड 10 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट, 10 मिनट एंड 20 मिनट। यहाँ पे ये सेशन में मैं जितना भी क्वेश्चन दिया हूँ सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करो, नहीं तो आप एग्जाम हॉल में जाके रियलाइज करोगे कि वो सेशन में क्यों मिस कर दी, वो क्वेश्चन में क्यों मिस कर दिया था, ठीक है। तो इसीलिए एक भी क्वेश्चन स्किप मत करो, वीडियो को एंड तक देखो। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 मिनट एंड 5 मिनट, ठीक है। मतलब एक बेबी बार्थ होने के बाद ये जो APGAR स्कोर है हम 1 मिनट के बाद और 5 मिनट के बाद देखेंगे। तो APGAR स्कोर क्या है, इसको हमें पिक्चर के थ्रू समझ जाते हैं, ठीक है। तो APGAR स्कोर में हमारा APGAR, ठीक है। तो A में हमारा आ गया एक्टिविटी, P में आ गया पल्स, G में आ गया ग्रिमेस, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्स, A में आ गया हमारा अपीयरेंस, R में आ गया हमारा रेस्पिरेशन, ठीक है। और 3 पॉइंट है 0, 1, 2, ठीक है। तो थोड़ा शॉर्ट में बोल देती हूँ, अगर एक बेबी का एक्टिविटी एब्सेंट है तो उसको 0 पॉइंट मिलेगा, अगर उसका फ्लेक्स्ड लिम्ब है उसको 1 पॉइंट मिलेगा, अगर बच्चा पूरा एक्टिव है तो 2 पॉइंट मिलेगा। वैसे ही जैसे यहाँ पे लिखा गया है वो थोड़ा देख के, ठीक है, उसको थोड़ा याद रख लेना। तो यहाँ पे उसका मैक्सिमम स्कोर कितना होगा, हमारा 10 होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो 2 मिल गया उसको, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 5 मिला के कितना हो जाएगा 10, और मिनिमम स्कोर इसका हो जाएगा 0, ठीक है। और इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, अगर 7 to 10 तक के अंदर APGAR स्कोर रहा तो हम बच्चे को नॉर्मल कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर 4 to 6 के अंदर रहा तो मॉडरेटली डिप्रेस्ड, ठीक है। और अगर 0 to 3 के अंदर रहा तो सिवियरली डिप्रेस्ड, जिसको कि रिससिटेशन चाहिए, ठीक है। इसमें सपोर्ट देने से चलेगा, लेकिन अगर 0 to 2 के अंदर है तो बच्चे को रिससिटेशन करना है, ठीक है। Next comes to question number 9. While suctioning a neonate during resuscitation, the nurse should clear nose first, then mouth, mouth first, then nose, both simultaneously, ear first, then nose. तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, माउथ फास्ट देन नोज। तो इसके बीच में प्रिंसिपल क्या है, एन कम्स आफ्टर एम, ठीक है। तो हम जब A to Z तक बोल रहे हैं एम पहले आ रहा है,
एन बाद में आ रहा है, इसलिए माउथ को पहले करेंगे, उसके बाद नोज को क्लियर करेंगे, सक्शन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10। Sunset sign is commonly seen in option A meningitis, option B hydrocephalus, option C cerebral palsy, option D spina bifida। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी हाइड्रोसेफालस। ठीक है, तो हाइड्रोसेफालस क्या कंडीशन है उसको भी थोड़ा समझ जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोसेफालस मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, सेफालस मतलब क्या हो गया, ब्रेन, मतलब ब्रेन में वाटर जम गया। वाटर का मतलब क्या है, CSF, अक्यूमुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन ब्रेन। ठीक है, नॉर्मली तो रहता है, एक्सेस अगर अक्यूमुलेशन हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोसेफालस। ठीक है, तो थोड़ा पिक्चर के थ्रू समझ जाते हैं। ये देखो, ये एक हाइड्रोसेफालस बेबी का एक पिक्चर है। तो इसमें तो सनसेट साइन हमारा दिखाई देगा, सनसेट आइज, आंख देख रहे हो जैसे सेटिंग द सन, सूर्यास्त होने जैसा दिख रहा है, हाँ कि नहीं। द आईज आर डेविएटेड डाउनवर्ड, ऐसे लग रहा है जैसे कि बेबी नीचे ही देख रहा है। ठीक है, द स्क्लेरा इज विजिबल अबव द आइरिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा और भी क्या होगा, प्रोमिनेंट स्काल्प वेन दिखेगा। यहाँ पे दिख रहे हो सारा वेन, तो प्रोमिनेंट स्काल्प वेन दिखेगा। सुचर लाइन अच्छे से फ्यूज नहीं होगा, सेपरेटेड सुचर लाइन। फॉन्टानेल एनलार्ज्ड होगा, हेड सर्कमफेरेंस बड़ा होगा। ठीक है, और साइन ऑफ इंक्रीज्ड ICP आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और वॉशिंग ऑफ फोरहेड, लिथार्जी होगा, हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्स होगा एंड श्रिल क्राई होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 11। एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क कैन बी सेफली स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर 2 hours, 4 hours, 12 hours, 24 hours। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 4 hours। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे याद रखेंगे, अगर आप रूम टेम्परेचर में रख रहे हो तो 4 घंटे तक रख सकते हो, और अगर रेफ्रिजरेटर में रख रहे हो मतलब फ्रिज में रख रहे हो, ठीक है, रेफ्रिजरेटर मतलब जिसका 4 डिग्री सेल्सियस और बिलो होगा जिसका टेम्परेचर, उसमें आप 4 days तक रख सकते हो। ठीक है, और हमारा फ्रीजर में आप 6 month तक रख सकते हो, और अगर वो डीप फ्रिज हो गया तो उसमें आप 12 month तक ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो आ गया समझ में। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 12। Projectile vomiting in an infant is most commonly associated with intussusception, B. pyloric stenosis, C. Hirschsprung disease, D. cleft palate। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हमारा कहाँ पे दिखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, दैट इज पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, तो पाइलोरिक स्टेनोसिस में प्रोजेक्टाइल एंड नॉन बिलियस, बाइल नहीं होगा, नॉन बिलियस वोमिटिंग हमारा होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस में। ठीक है, तो और 3 जो ऑप्शन है हमारा उसको भी थोड़ा समझ जाते हैं। ठीक है, और एक बात, पाइलोरिक स्टेनोसिस में हमारा जो और एक मास देखने के लिए मिलेगा, वो मास ऑलिव शेप होगा, olive shape mass in right upper abdomen। ठीक है, और यहाँ पे एक सर्जिकल प्रोसीजर काम में लेते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं, रामस्टेड प्रोसीजर। कुछ भी कहीं पे भी आ सकता है क्वेश्चन, इसीलिए इन डिटेल थोड़ा जा रही हूँ। ठीक है, और इंटरसेप्शन क्या है इसको थोड़ा समझ जाते हैं। इंटरसेप्शन मीन्स टेलीस्कोपिक इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसमें कुरंट जेली स्टूल, जितना भी यहाँ पे लिख रही हूँ, जितना भी बता रही हूँ, सभी खुद ब खुद एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुरंट जेली स्टूल भी मिला, मतलब क्वेश्चन आया है, टेलीस्कोपिक इंटेस्टाइन भी क्वेश्चन में आया है। ठीक है, और हिर्शस्प्रुंग डिजीज क्या है, हिर्शस्प्रुंग डिजीज में हमारा एगैंग्लियोनिक है हिर्शस्प्रुंग डिजीज। ठीक है, गैंग्लियन सेल एब्सेंट इन पार्ट ऑफ कोलन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बेबी मेकोनियम पास नहीं करेगा, बेबी विल नॉट पास मेकोनियम विद इन 2 days। 48 आवर में बेबी अगर मेकोनियम पास नहीं किया तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हिर्शस्प्रुंग डिजीज हुआ है। ठीक है, और क्लेफ्ट लिप तो पता है, फीडिंग डिफिकल्टी एंड एस्पिरेशन इसमें होगा, ये थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ओके, नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 13। What is the preferred site for intramuscular injection in an infant? Option A deltoid muscle, option B dorsogluteal muscle, option C ventrogluteal muscle, option D vastus lateralis muscle।
ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इन्फेंट में कौन सा साइट को आईएम देने के लिए प्रिफर्ड साइट माना जाता है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, दैट इज वास्टस लैटेरालिस मसल। अगर इन्फेंट ना पूछ के यहाँ पे एडल्ट पूछ ले तो आंसर क्या होगा, प्रिफर्ड साइट। ठीक है, तो यहाँ पे सेफेस्ट, यहाँ पे ऐसे दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, सेफेस्ट आईएम इंजेक्शन साइट बोलेगा तो क्या होगा, दैट इज वेंट्रोग्लूटियल मसल। लेकिन डेल्टॉइड मसल हमारा मोस्ट कॉमन आईएम साइट, ठीक है, ये हो गया हमारा मोस्ट कॉमन। लेकिन सेफेस्ट कौन सा है, वेंट्रोग्लूटियल, और डर्सोग्लूटियल को हम नहीं लेंगे क्योंकि इसके थ्रू सियाटिक नर्व जाता है। ठीक है, next comes to question number 14. The leading cause of neonatal mortality in India is option A sepsis, option B birth asphyxia, option C prematurity, option D congenital heart disease. तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज प्रीमैच्योरिटी। ठीक है, बिफोर 37 वीक ऑफ गेस्टेशन, उनको हम क्या बोलेंगे, प्रीमैच्योर बेबी। तो टर्म बेबी किसको बोलेंगे, 37 टू 42 वीक ऑफ गेस्टेशन में जो बात हुए हैं उनको हम बोलेंगे टर्म बेबी। ठीक है, प्रीमैच्योरिटी का अदर नेम प्री टर्म भी है। ठीक है, और पोस्ट टर्म किसको बोलेंगे, आफ्टर 42 वीक। ठीक है, तो नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 15. Milia in a newborn are infection-filled skin lesion, small white keratin-filled cyst, birthmark caused by vascular malformation, D allergic skin. आशा है आपको सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, सारा क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा और कंसेप्ट भी इन डिटेल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं रिप्लाई देने के लिए जरूर कोशिश करूंगी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल व्हाइट केराटिन फील्ड सिस्ट। ठीक है, तो मिलिया दिखने के लिए कैसा है, ये थोड़ा पिक्चर देख लो, ये देखो केराटिन फील्ड सिस्ट है। ठीक है, स्मॉल व्हाइट, छोटा छोटा है, व्हाइट कलर है और उसके अंदर केराटिन फिल होके है। ठीक है, सो नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 16. While instilling eardrop in a child younger than 3 years, the pinna should be pulled upward and backward, downward and backward, straight outward, upward and forward. आज के सेशन में जितना भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम पे आया है, बहुत बार आया है, एक बार नहीं बहुत बार आया है। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करो, सारा जितना भी कंसेप्ट बता रही हूँ सबको दिमाग में बिठा लो। ठीक है, ताकि जहां से भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हो। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, दैट इज डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। तो इसको कैसे याद रखोगे, चाइल्ड लेस देन 3 ईयर, मतलब यंगर देन 3 ईयर यहाँ पे लिखा गया है, यंगर लेस देन, लेस हो गया मतलब छोटा मान लो। ठीक है, 3 साल से छोटा मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। मोर देन 3 ईयर मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अपवर्ड एंड बैकवर्ड ये हो जाएगा। अगर चाइल्ड मोर देन 3 ईयर यहाँ पे क्वेश्चन आता तो ऑप्शन क्या होता, अपवर्ड एंड बैकवर्ड। ये दोनों इरिलीवेंट है। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 17. A mother reports that her child tastes unusually salty when kissed. This finding is most suggestive of option A phenylketonuria, option B cystic fibrosis, option C congenital hypothyroidism, option D hydrocephalus. तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया सल्टी टेस्ट, द हॉलमार्क और द क्लासिकल साइन, हॉलमार्क और क्लासिकल साइन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस इज क्या है, सॉल्टी टेस्टिंग स्किन। ठीक है, ये आ गया समझ में। तो ये क्यों होता है वो भी थोड़ा समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये होता क्यों है, नॉर्मली हमारा जो स्वेट है, स्वेट ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, स्वेट। तो स्वेट में नॉर्मली हमारा क्या क्या रहता है, सोडियम रहता है एंड क्लोराइड रहता है। स्वेट हमारा फॉर्म हो गया, उसके बाद वो स्वेट डॉक्ट देके बाहर जाएगा। ठीक है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर प्रोटीन एक होता है, कंडक्टेंस रेगुलेटर प्रोटीन।
ये रीअब्जॉर्ब कर देता है क्लोराइड को, ठीक है। सोडियम फॉलोस क्लोराइड बैक टू द बॉडी, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। ये रीअब्जॉर्ब कर दिया फिर से क्लोराइड को, तो क्लोराइड हमारा क्या करेगा, सोडियम एंड क्लोराइड दोनों फिर से रीअब्जॉर्ब हो गए। अगर उतना याद नहीं रख सकते हो तो इतना याद रखो, स्वेट सोडियम क्लोराइड कंटेन करता है, ठीक है। ये प्रोड्यूस होते हैं फिर रीअब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस केस में ये रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेट होके स्किन में रह जाते हैं, तो इसीलिए हम जब बच्चे को किस करने जाते हैं उस टाइम बच्चे का स्किन सल्टी लगता है। तो ये कौन सा कंडीशन में देखने के लिए मिलता है, दैट इज ऑप्शन बी, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये जो हम सिस्टिक फाइब्रोसिस जो हम पढ़े, इसका गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, मतलब क्या टेस्ट करके आप श्योर जानोगे कि बच्चे को हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है स्वेट क्लोराइड टेस्ट। तो इसमें क्या होगा, मोर देन 60 मिलीमोल पर लीटर अगर हमारा टेस्ट का रिजल्ट आएगा, इसका मतलब इट स्ट्रांगली सजेस्ट द चाइल्ड हैज सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया क्यों नहीं है, इसमें डेफिशिएंसी होता है हमारा फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज का, ठीक है। यहाँ पे और एक अगर क्वेश्चन आएगा, इसमें माउस लाइक ऑर्डर आएगा, चूहा जैसा इसमें स्मेल होगा, ठीक है, कहाँ पे, फिनाइल कीटोन्यूरिया में। और हाइड्रोसेफेलस तो आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है। और कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या फीचर है, कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारा नॉर्मली क्या मैक्रोग्लोसिया होता है, मतलब लार्ज टोंग, ठीक है, आ गया समझ में। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 18। क्लेफ्ट लिप रिपेयर सर्जरी इज यूजुअली परफॉर्म्ड एट ऑप्शन ए 1 month, ऑप्शन बी 3 month, ऑप्शन सी 6 month, ऑप्शन डी 12 month। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो गया, दैट इज ऑप्शन बी 3 month ऑफ एज, ठीक है। तो ये जो सर्जरी क्लेफ्ट लिप, ठीक है, तो क्लेफ्ट लिप क्या है, क्लेफ्ट पैलेट क्या है, वो हमको पहले समझना है। क्लेफ्ट लिप के अंदर क्या होता है, तो क्लेफ्ट लिप ये वर्ड से क्या पता चल रहा है, क्लेफ्ट का मतलब एक स्प्लीट और ओपनिंग, और उसको आप क्या बोल सकते हो, गैप, ठीक है। ये क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो बेबी का फेस है और माउथ है वो दोनों अच्छे से जॉइंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट बोथ आर द कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट। तो बच्चे जब बर्न होगा उस टाइम से ही उसका ये डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो क्लेफ्ट लिप का मतलब है बस अपर लिप में देखने के लिए मिलेगा, और ये इट में भी यूनिलैटरल, एक साइड में भी दिख सकता है, और बाइलैटरल, दोनों साइड में भी दिख सकता है। और क्लेफ्ट पैलेट का क्या मतलब है, ये हो गया हमारा क्लेफ्ट लिप जो कि अपर लिप में दिखाई दिया, और क्लेफ्ट पैलेट का मतलब ए होल और ओपनिंग इन द पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट इन द पैलेट। पैलेट का मतलब क्या है, हमारा माउथ के रूफ में, ठीक है, रूफ ऑफ द माउथ, बिकॉज द टू हाफ ऑफ द पैलेट फेल टू फ्यूज, ठीक है। तो क्लेफ्ट लिप में हम जो सर्जरी करते हैं यहाँ काइलोप्लास्टी, ठीक है, क्लेफ्ट लिप रिपेयर। तो इसमें और भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज रूल ऑफ 10, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है, इसको अच्छे से समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा रूल ऑफ 10 में क्या होता है वो थोड़ा समझ जाते हैं। रूल ऑफ 10 में बिफोर सर्जरी द बेबी शुड आइडियली हैव 10 वीक ओल्ड, मिनिमम उसको 10 वीक होना चाहिए, जो कि नियरली अबाउट 3 month है। 10 पाउंड होना चाहिए, इसका मतलब नियरली अबाउट 4.5 kg होना चाहिए, और उसका हीमोग्लोबिन 10 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, ठीक है। तो 3-10 इसको क्या बोलते हैं, रूल ऑफ 10, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लेफ्ट पैलेट वाला सर्जरी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं काइलोप्लास्टी, क्लेफ्ट पैलेट वाला सर्जरी को हम बोलेंगे पैलेटोप्लास्टी, जो कि स्पीच डेवलप से पहले करेंगे। मतलब इसका अप्रोप्रिएट टाइम, बेस्ट टाइम कब है, 9 to 12 months बिफोर स्पीच डेवलप, ठीक है। तो जिसका क्लेफ्ट पैलेट होगा उसका फीडिंग में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगर वो ब्रेस्ट फीड करेगा वो, तो वो जो दूध है वो नोज के थ्रू बाहर निकल आता है, ठीक है। ये वो क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट जो है ना, उसको हम एक पिक्चर के थ्रू समझ जाते हैं। ये दिख रहे हैं ना आप, क्लेफ्ट लिप क्या है, यहाँ पे लिप भी इन्वॉल्व है, ठीक है, ये लिप भी इन्वॉल्व है।
और पैलेट भी यहाँ पे रूफ ऑफ द माउथ भी इन्वॉल्व है। और क्लेफ्ट पैलेट में देखो लिप बाहर का पूरा ठीक है, लेकिन रूफ ऑफ द माउथ में होल हो गया है। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 19। An infant has just returned from the operating room after surgical repair of a right-sided cleft lip. The nurse should place the infant in which position? Prone position, on the stomach, left lateral position, Trendelenburg position. इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छे से सोच समझ के बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है? हमारा ऑप्शन सी, दैट इज लेफ्ट लैटरल पोजीशन। तो बच्चे का क्या हुआ है? सर्जिकल रिपेयर हुआ है राइट साइडेड क्लेफ्ट लिप। ठीक है, तो सर्जरी जो हमारा हुआ है उसका मेन गोल क्या है? टू प्रिवेंट द प्रेशर ऑन द रिपेयर्ड लिप। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर को हम कम करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो सुचर जो स्टिच हुआ होगा, ठीक है, राइट साइड में, वो भी प्रोटेक्ट रहेगा। प्रोटेक्ट अगर सुचर रहेगा तो क्या होगा? इंप्रूव होगा हमारा हीलिंग। ठीक है, तो अगर राइट साइड में हुआ है तो हम ऑन अफेक्टेड साइड, दैट इज लेफ्ट साइड में हम बेबी को सुलाएंगे। ठीक है, समझ। द एंटीरियर fontanelle normally closes by ऑप्शन ए 6 month, ऑप्शन बी 9 month, ऑप्शन सी 12 to 18 month, ऑप्शन डी 24 to 30 month। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने बार भी वेरी बोलूं वो कम पड़ेगा। ठीक है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन सी 12 to 18 मंथ। ठीक है, और अगर यहाँ पे एंटीरियर फंटानेल ना पूछ के पोस्टीरियर फंटानेल पूछ लिया तो 2 मंथ और 6 to 8 वीक। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 6 वीक मतलब कितना होगा? 1/2 मंथ। ठीक है, 6 वीक का मतलब क्या हुआ? 1 मंथ, 4 वीक, हाफ मंथ। ठीक है, तो 6 वीक का मतलब हो गया 1/2 मंथ और ये हो गया 1/2 ईयर। ठीक है, तो अभी थोड़ा समझ जाते हैं पोस्टीरियर फंटानेल, एंटीरियर फंटानेल और सुचर के बारे में थ्रू दिस पिक्चर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या है? एंटीरियर फंटानेल, जो कि थोड़ा लेट क्लोज होता है, और पोस्टीरियर फंटानेल हमारा जल्दी क्लोज होता है। तो ये जो एंटीरियर फंटानेल है ये डायमंड शेप होता है, देख पा रहे हैं? ये डायमंड शेप है और पोस्टीरियर फंटानेल ट्रायंगुलर शेप है। तो एंटीरियर फंटानेल को हम क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम है ब्रेग्मा। ब्रेग्मा एंटीरियर फंटानेल को अदरवाइज क्या बोलते हैं? ब्रेग्मा। और पोस्टीरियर को क्या बोलते हैं? लाम्बड़ा। ठीक है, अभी ये सुचर के बारे में भी बार बार क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा समझ जाते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा कोरोनल सुचर। कोरोनल सुचर किसको बोलते हैं? इट इज द कनेक्शन बिटवीन द फ्रंटल बोन हो गया और पेराइटल बोन हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? कोरोनल सुचर। ये जो सुचर दिख रहे हैं ना, वो है कोरोनल सुचर। सागाइटल सुचर किसको बोलते हैं? दो पेराइटल बोन के अंदर जो कनेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? सागाइटल सुचर। और लैम्बडॉइड सुचर हमारा पेराइटल बोन, दो पेराइटल बोन और एक जो ऑसिपिटल बोन है उसके अंदर का जो कनेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? लैम्बडॉइड सुचर। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ऐसा है, आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये कंटेंट यूजफुल लग रहा है, वीडियो यूजफुल लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सपने को सच बदलने का तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।